हम चला रहे हैं टाटा पंच ईवी बेंगलोर में और इस टाइम पर हैं हम नंदी हिल्स के पास और इस गाड़ी को हम तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं। इसका वॉक अराउंड वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, जाके देख लीजिए, या आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लीजिए। जहाँ पर हमने अपनी बात को पीछे एंड किया था वहीं से शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे हर उस एस्पेक्ट के बारे में जिसमें हम पिछली वीडियो में बात नहीं कर सकते थे, यानी कि उसमें एम्बार्गो लगा हुआ था, यानी कि हम वहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन भाई इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं अपने सारे ओपिनियंस जो मेरे माइंड में है इस गाड़ी को 100 किलोमीटर चलाने के बाद वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा अगर आप पंच ईवी या कोई भी ईवी व्हीकल लेने का सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली जो इसमें वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी ड्राइव क्वालिटी। 100 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, तो 100 किलोमीटर में ऑलमोस्ट आपको एक बेसिक आइडिया किसी भी गाड़ी का लग जाता है। 100 किलोमीटर कम नहीं होता। 100 किलोमीटर में हमने इस गाड़ी को चलाया है हिल्स पे। अभी हम राइट नाउ भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी हाइट पे हैं, हिल्स पे चलाया है। स्टीप, अच्छी खासी स्टीप हाइट पे स्टीप्स थी जहाँ पर इस गाड़ी को चढ़ाया है। इवन कि हमने ख़राब रोड पे भी चलाया है। इस गाड़ी के साथ हमने एक ऑफ रोडिंग एडवेंचर भी किया है, उसके शॉट्स भी आप अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पर हमने इसको ड्रिफ्टिंग करी है, वाटर वेडिंग में से निकाल के देखा है, और भी बहुत सारे टेस्ट इस पे किए हैं, पॉट होल्स में से निकाला है, बड़ी सॉइल्स थी वहाँ पर भी इसको निकाला है। तो वो ओवरऑल वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त लगा। टाटा इस गाड़ी को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर अगर आप इस गाड़ी को लेकर कहीं भी ऑफ रोडिंग के लिए जाना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग से मेरा मतलब वो नहीं है कि आप इसको एज अ ऑफ रोडर व्हीकल यूज़ करें। ऑफ रोडिंग से मेरा मतलब है जहाँ पर इंडिया में आप देखते हैं कि बहुत ख़राब सड़कें आपको मिलती हैं, पानी कहीं भी भर जाता है, कहीं भी मडी जो है वो सैंड सॉइल हो जाती है, या फिर आपको खराब रास्ते मिलते हैं, पॉट होल्स आपको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, रॉक बेड्स आपको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर इस गाड़ी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अभी क्या करते हैं कि इसके अंदर चलते हैं, बाकी की बात जो है वो अंदर जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही हम आपको कोशिश करेंगे थोड़ा सा बेंगलोर भी दिखाने की। 100 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, 100 किलोमीटर ही और चलाने की उम्मीद है। 100 नहीं तो 80 तो चला ही लेंगे, रेंज अभी काफ़ी बची है, कोशिश करेंगे हर एस्पेक्ट को कवर करने की। आइए अंदर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बाहर भी बताया कि 100 किलोमीटर के आसपास हम चला चुके हैं, तकरीबन इतनी ही गाड़ी हम और चलाने वाले हैं। अभी करंटली जो SSOC है वो 62% के आसपास है, 175 की रेंज दिखा रहा है। और हम इसको जो है ओवरऑल बिल्कुल 0% तक या 5-10% तक नहीं लेके जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इसको 50-100 किलोमीटर, 80-100 किलोमीटर के करीब और चलाने की, और उस पर अपना जो है वो एक एवरेज रेंज निकल के आ जाएगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल की जो हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से ये तकरीबन 280 to 300 के आसपास की टच करता हुआ आ रहा है। और डेफिनेटली ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं। रीजन लेवल पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। हाईवे पे चला रहे हैं तो किस तरह से चला रहे हैं, कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम टेस्टिंग मोड में थे, 100+ भी हम कई बार लेके गए, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फिर भी हम इसको, मुझे लग रहा है कि हम 300 के आसपास टच कर लेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको भी व्यू दिखाते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है आसपास, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लोकेशन है। उसको भी आप इन्जॉय करिए, हमारे साथ इस गाड़ी का रिव्यू भी पूरा लीजिए। कोशिश ये रहेगी कि हम इसको ओवरऑल आपको एक प्लस और माइनस दोनों चीज़ें साथ साथ दिखाएं, और कुछ ना कुछ आपको जो है बेंगलोर की कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें लगी वो भी आपको साथ साथ दिखाएं। डी मोड पे डाल दिया है और इसका पार्किंग जो है वो हटाते हैं पार्किंग से और ड्राइव स्टार्ट करते हैं। इस वाले थ्रू आउट जो रास्ता जो हमने यहाँ पर नंदी हिल्स तक आने के लिए जो हमने रूट लिया है, उसमें ज़्यादातर जो रास्ता था वो जिगजैग था, यानी कि आपको जिगजैग वे में हमने शिफ्ट करना था। वहाँ पर इस गाड़ी ने स्टीप पे भी कई बार जो है वो चढ़ाई चढ़ी है, अभी तो हम उतर रहे हैं। और कई ऐसे पॉइंट्स भी आए जहाँ पर डबल जो है वो कर्व था। वहाँ पर आप जब जैसे जो मैं आपको शॉट अभी दिखा भी रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इसने अपनी स्टेबिलिटी को शो किया। गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो टू द पॉइंट रही, बहुत एक्यूरेट रही, कहीं भी गाड़ी जो है वो हिली नहीं है। इनफैक्ट हमने कई बार हाई स्पीड पे भी टर्न लेने की कोशिश की है, हाई स्पीड पे भी इसको मैंने कर्व्स लिए हैं, वहाँ पर भी गाड़ी ने एकदम परफेक्ट जो है अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा है। ईवी जब भी हम चलाते हैं तो एक बात ज़रूर करते हैं कि जो ईवी को चलाने का मज़ा है, जो आपको स्मूथनेस ईवी में प्रोवाइड होती है, एक बार जब आप ईवी चला लेंगे तो आपको फिर आइस व्हीकल्स जो है वो पसंद नहीं आएंगे। हालांकि मेरे अपना जो खुद का पर्सनल व्हीकल है वो एक आइस व्हीकल, में नेक्सॉन जो पेट्रोल यूज़ करता हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई भी ईवी चलाता हूँ, स्पेशली जब मैं टाटा की ईवीज़ चलाता हूँ, चाहे वो टियागो हमने चलाई है, नेक्सॉन ईवी चलाई है, और अब हम पंच ईवी भी आज चला रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि यार इससे ज़बरदस्त जो आपको स्मूथनेस है वो और किसी गाड़ी में मिल ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी आप जो है एक्सपेंसिव कार्स ले लें। बिकॉज इसमें जो एक साइलेंस आपको प्रोवाइड होता है, जो एक शांति मिलती है गाड़ी चलाते हुए, किसी भी तरह की नो वाइब्रेशन जो फील आपको आती है, वो आपको नॉन ईवी व्हीकल में मिल ही नहीं सकती।
दूसरा, इसकी जो लुक है, जो इंटीरियर्स हैं, वो इतने प्रीमियम हैं कि इसकी इस कॉस्ट में अगर हम बात करें एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट की भी, तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको तकरीबन 16 साढ़े 16 लाख रुपए ऑन रोड पड़ेगी, अप्लाइंग ऑल दी टैक्सेस इंक्लूडिंग दी 7.2 किलोवाट चार्जर। उसके बाद भी आपको जो इसमें उस प्राइस ब्रैकेट में, यानी कि 16-17 लाख के ब्रैकेट में जो फीचर्स, जो आपको फंक्शनैलिटीज़ जो इसमें मिल रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वर्थ प्राइस, वैल्यू फॉर मनी है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार यहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग की गई है। पंच की जो पहले की बिल्ड थी वो भी बहुत शानदार थी, इसमें और एनहेंस ही किया गया है। ओवरऑल लुक जो है वो बहुत शानदार कर दी गई है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा कि जो टच है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का टच है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, नो डाउट। हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली ये Nexon EV वाला ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, वही सेम जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे यूज़ किया गया है। लेकिन 10 में से एक बार, 15 में से एक बार आपको कहीं जो है थोड़ा सा लैग यहाँ फील होगा। हालांकि 10 में से 9 बार जो है आप शिफ्ट करेंगे या कोई भी टच क्लिक करेंगे, वो एक्यूरेटली परफॉर्म करेगा, बिल्कुल जो है इमीडिएट रिस्पांस देगा। लेकिन कभी आपको जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर लोड होने में या कहीं कुछ आपको डिले या लैग हल्का सा फील होगा, जो मैं समझता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर इशू है। टाइम रहते जब टाटा इसमें और अपडेट्स देंगे तो वो भी आपके जो है अच्छी तरह से रिजॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जब आप कोई भी कार लेते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए कॉस्ट पे करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस क्या मिलता है? इंटीरियर का एक्सपीरियंस, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, ओवरऑल वैल्यू फॉर योर मनी जो आपको मिलेगी इसकी रेंज से, जो आपको मिलेगी आफ्टर सेल सर्विस से, और टाटा की रिलायबिलिटी से, जो एक्चुअल में हम जिसे मानते हैं कि टाटा एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल ब्रांड है इंडिया का, जहाँ पर थ्रू आउट आप अगर किसी भी सेक्टर में देख लें तो आपको टाटा के हर सेक्टर में आपको टाटा का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है फुलफ़िल करती हैं इस गाड़ी को, और आपकी पैसों को जो आप इसको जो परचेज़ करने में खर्च कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरा एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड है, और हमने जो है अपना जो रूट लगा रखा है वो अपने होटल का लगा रखा है, तो यहाँ पर हम लोग एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर लगती है वो ये है कि जैसे ही मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ, तो इंडिकेटर ऑन होते ही इसका व्यू नेविगेशन का चला जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तो आपने पिछले वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर नेविगेशन आएगा, वो नेविगेशन जो है आप अपने MID में शिफ्ट कर सकते हैं, और वहाँ से फिर आपका जो है ये वाली स्क्रीन फ्री हो जाती है। बिल्कुल सही कहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो फीचर जो है यहाँ पर है, नेविगेशन यहाँ पर आ जाती है। बट वहाँ पर एक छोटा सा इशू है। इशू क्या है कि जब आप एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी आपको एज इट इज़ मिलती है जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी, यानी कि यहाँ पर ये जो नेविगेशन है वो यहाँ पर नेविगेशन से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें नेविगेशन पे इस टाइम यहाँ पर है, मैं ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ लिखा आएगा सेलेक्ट एप्लीकेशन डज नॉट सपोर्ट मैप व्यू, यानी कि गूगल मैप्स जो है एप्पल कारप्ले के थ्रू, बिकॉज मैं एप्पल के फ़ोन से कनेक्टेड है इस टाइम पे एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है, तो यहाँ पर वो गूगल मैप्स को यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर रहा है। ये गूगल मैप्स का इशू नहीं है, ये एप्पल कारप्ले जो हमने कनेक्ट किया हुआ है वहाँ का इशू है, ये टाटा का भी इशू नहीं है। अभी एप्पल ने ही ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की है आपके एप्पल कारप्ले में, जो आपके मेन MID में वो मैप्स नहीं आते हैं। दूसरी चीज़, एंड्रॉयड अगर आप यूज़र हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड से आपने एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप ईजिली इस मैप को यहाँ नेविगेशन में शिफ्ट कर पाएंगे, और उससे आपका ये जो स्क्रीन है वो फ्री हो जाएगी। इंडिकेटर यूज़ करते हैं लेफ़्ट या राइट का, तो वहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है वो भी आपका व्यू भी आता रहेगा, प्लस आपका नेविगेशन भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि टाइम रहते आने वाले टाइम में जब अपडेट्स आएंगे, एप्पल कारप्ले के अपडेट्स आएंगे, एंड्रॉयड ऑटो के अपडेट्स आएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर हमने जो है गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के देखा, बहुत शानदार इसका क्रूज़ चलता है। ऑन एवरी टैप आपका जो है 2 किलोमीटर की स्पीड से जो है इसका क्रूज़ जो है वो गेन करता है। फॉर एग्जांपल करंटली आई एम ऑन 55, यहाँ पे मैं इसका क्रूज़ ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल स्पीड सेट टू 54 किलोमीटर्स पर आवर। अब जैसे ही मैं वापस इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये 56 हो जाएगा, यानी कि 54 से 56। फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट में पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। अब ये पैडल शिफ्टर्स जो है वो बिकॉज ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें किसी तरह के पैडल शिफ्टर्स का कोई काम नहीं है, लेकिन ये पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं रीजन को कंट्रोल करने के लिए। तो रीजन अगर आप चाहते हैं कि प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले से माइनस होगा और राइट वाले से प्लस होगा। यहाँ पे इसको हम रीजन को कर देते हैं
राइट में अगर आप देखेंगे तो जो स्क्रीन में बार्स आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं। अब जैसे मैंने एक बार और क्लिक किया तो यहाँ पर रीजन जो है वो ख़त्म हो गया। अब राइट में जब मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ से जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं रीजन जो है वो बढ़ रहा है। तो रीजन मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। ऑल्दो आप अगर देखें तो यहाँ पर उसका जो रीजन है वो बहुत शानदार काम करता है जब हम इसको सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं। इनफैक्ट अभी हम जब हिल से उतर रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा कि रीजन को हमने वहाँ पर 3 सेट कर दिया था, और उस टाइम पे जो हमारी एसओसी थी वो तकरीबन 64% के आसपास थी, जो नीचे आते आते तकरीबन 66% हो गई थी। हालांकि वो जो ओवरऑल जो पूरी जो रेंज थी वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के आसपास थी। तो आप मान के चल सकते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर में 2% के आसपास की इसने बैटरी को इंक्रीज़ कर दिया था। यहाँ पर कंपनी का जो दावा है, जो हमने कंपनी के जो हायर ऑफिशियल से बात की कल, वहाँ पर उनका ये कहना है कि रीजन लेवल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, एनहेंस किया गया है, जिससे कि 4 से 5%, 7% का फ़र्क आपको और ज़्यादा मिलेगा रीजन जब आप यूज़ करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन दी वेरियस फैक्टर्स, सिचुएशंस, कंडीशंस, उस पर हम कोई एक श्योर शॉट दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह का कुछ कुल मिला के रफली चलता है। अब यहाँ नीचे एक पैनल जो आपको दिख रहा है, बहुत सुंदर सा पैनल है, बड़े सारे बटन्स हैं, बहुत सारे कलरफुल आपको यहाँ पर व्यू आ रहा है, दिखने में बहुत शानदार लग रहा है, चलता भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटा सा कंसर्न है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल बटन्स ही सूट करती हैं, हर चीज़ आप टच नहीं बना सकते। यहाँ पर आपको जो ये एयर जो फ्लो की जो बटन है, जो इस तरह का आपको इस तरह एयर जो आपकी फ़ैन की जो स्पीड है उसको ऊपर जो कम ज़्यादा करने का जो है ऑप्शन, वो आपको फिजिकल बटन दिया गया है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर भी इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल बटन दिया गया है, वेल एंड गुड, बहुत सही है। उसके अलावा बहुत सारे और बटन्स हैं जो शायद आपको फिजिकल बटन्स यहाँ पर या कहीं भी पैनल पर दिए जा सकते थे। आप इनफैक्ट यहाँ पर क्लोजअप करके दिखाइए, यहाँ पे जो हैज़ार्ड बटन है वो तक आपको टच में दिया गया है। हालांकि ये देखिए बिल्कुल ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। मैं बिल्कुल हल्का टच कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, रिस्पांस में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टच पैनल में टच करने में कोई डिले है, कोई रिस्पांस का इशू है, नहीं है, अभी फ़िलहाल तक तो नहीं है जितना हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन येस, बहुत जो है डेलिकेट है। आप हो सकता है कि साथ वाला बटन दबाने जा रहे हो, आपका टच इस पर लग गया, तो ये वो भी चीज़ें जो चल जाएंगी। दूसरी चीज़, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आप यहाँ पर ये बूट ओपन का बटन है, यहाँ पे टच बटन है, मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये तो बूट को ओपन कर देगा। अब यहाँ पर आपके पास ओपन करने का ऑप्शन तो है, लेकिन क्लोज करने का ऑप्शन नहीं है। क्लोज आपको पीछे जाके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, शरारती बच्चे हैं आपके घर में, यहाँ पे बैठे कुछ ना कुछ बटन दबा रहे हैं, उसने बूट ओपन करने का बटन दबा दिया, बूट ओपन हो गया। अब आपको वापस गाड़ी साइड में लगा के पीछे जाके बूट को क्लोज करना पड़ेगा फिजिकली। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन मिलेगा। चाइल्ड लॉक आपको जो है बटन में मिलता है, 360 डिग्री कैमरा आपको जो है टच में मिलता है, तो 360 डिग्री कैमरा टच में मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दीजिए। लेकिन हैज़ार्ड बटन हो गया, बूट ओपन करने का बटन हो गया, या आपकी गन लॉक अनलॉक का हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें आप फिजिकल बटन में दे सकते थे। बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं किस तरफ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसका जो 360 डिग्री व्यू चेक करना चाह रहा था। अभी मेरी व्हीकल की स्पीड है तकरीबन 30 के आसपास, 30 के आसपास की स्पीड है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया 30 की स्पीड के आसपास व्हीकल स्पीड जो है वो बहुत हाई है, थोड़ा स्लो चलाओ, तो 360 डिग्री कैमरा का यूज़ है, अदरवाइज़ कोई खास यूज़ नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका बैक कैमरा ऑन कर देता है, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पीछे का देखने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप गाड़ी रोके हुए हैं तो आपको 360 डिग्री कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बंद कर देते हैं। एसी का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एसी इसका इस गर्मी में जहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर अभी है, बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब हीट आपको अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ओपन एरिया है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना होकर तब भी आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है। उस गर्मी में यहाँ का जो एसी है वो बहुत शानदार काम कर रहा है। मतलब एसी को लेके हमें कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है। इनफैक्ट ये जो वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, मैंने अभी फ़िलहाल अपना वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन पे ऑन कर लिया है। थोड़ी देर पहले भी मैंने इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ऑन किया था। कमाल का है, मतलब आप जैसे अब इसकी पिछली जो कार है नेक्सॉन ईवी है या टियागो है, उसमें जैसे फील करते हैं, ऑन करते ही आपकी जो सीट है उसको इतना फर्स्ट क्लास वेंटिलेट करता है ठंडी हवा से कि आपको भर गर्मी जो है 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास की जो गर्मी है उसमें भी आपको आपकी बैक में किसी तरह का कोई स्वेट नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा और आप बहुत कंफर्टेबली गाड़ी को चला पाएंगे। ये तो बेसिकली फीचर से रिलेटेड हो गए कि आपको इंफरटेनमेंट सिस्टम क्या मिला है, टच पैनल है, इशू है, सही है, गलत है, काम चल जाएगा।
दिक्कत आती है कंफर्ट में। कंफर्ट के मामले में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम एक्टिव.ईवी की। प्लेटफॉर्म नया है, क्या उतना रिलायबल है, उतना कंफर्टेबल है ड्राइव करने में? बिल्कुल है। जैसे कि पुरानी पंच में कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त था, आप गाड़ी चलाते थे, लंबी चला रहे हैं, 400-500 किलोमीटर भी एक दिन में चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सेम वही कंफर्ट यहाँ पर भी रखा गया है, उसमें किसी भी तरीके का कोई जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अभी हम लोग तकरीबन 110 किलोमीटर 115 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें आराम से जो फुल रेंज का टेस्ट है वो किया जा सकता है विदाउट अ स्टॉपेज, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, क्योंकि ये इतनी कंफर्टेबल कार है। आप देख सकते हैं मेरे जो अंडर थाई सपोर्ट है सीट का, मेरी हाइट 5'7" है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 6 फीट या 6 फीट से ऊपर के लोगों को थोड़ा सा हो सकता है अंडर थाई सपोर्ट कम हो, लेकिन ऑन एन एवरेज जो हाइट इंडिया में रहती है वो इतनी रहती है, 5'7", 5'8", 5'10" मैक्सिमम। 6 फीट वाली भी जो है वो थोड़ी सी रेयर हो जाती है, वहाँ तक बात ज़्यादा जाती नहीं है। उतनी हाइट वाले जो मेजर मास है उनके लिए ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत शानदार है। पीछे बैक का जो आपका जो लंबर सपोर्ट है वो भी बहुत सही है। सीट आपको पूरी तरह से कुशन प्रोवाइड करती है, आपको ग्रिप करके रखती है। और दूसरा जो इस नए प्लेटफॉर्म में जब आप किसी पॉट होल से निकलते हैं, गड्ढों से निकलते हैं, तो ये सीट और सस्पेंशन मिलकर आपको बहुत अच्छा कुशन प्रोवाइड करते हैं। और मेरी बात को आप नोट करके रख लीजिए, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे सस्पेंशन और इतना कंफर्टेबल ख़राब रास्तों पे कभी नहीं फील किया जितना इस गाड़ी में अभी बैठ के किया है। जो इनिशियल मेरा एक्सपीरियंस है, जो 100 किलोमीटर के आसपास का है, इसको हम और लंबा चलाएंगे तो और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लेकिन 100 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन ऐसा है कि यार मतलब मज़ा आ गया गाड़ी चला के। आप और फील करेंगे कि 100 किलोमीटर और भी आप चला देंगे तो उतना आप जो है वो टायर्ड फील नहीं करेंगे। अब जैसे कि इससे में आप देख सकते हैं कि मैं एक तरह से हाईवे पे चला रहा हूँ। मैं तकरीबन जो मैंने स्पीड अपनी रखी हुई है तकरीबन 80 और 100 के बीच में चला रहे हैं। स्मूथनेस अनमैचेबल है, एकदम स्मूथ एज अ बटर है। यहाँ पर हम इस गाड़ी को तकरीबन अभी 40 से 50 किलोमीटर के आसपास और खींचेंगे, सिटी में चलाएँगे, थोड़ा घूमेंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इसको थोड़ा और अपना जो है कुछ चीज़ें जो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ और एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, और फिर जब मैं उस एक नतीजे पे पहुँच जाऊँगा तो मैं वो चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँगा। और वो शेयर मैं करूँगा होटल पहुँच के। तो इसको हम थोड़ा सा जितना मैं एक मेरे माइंड में जो एक फिगर है उस फिगर तक मैं पहुँच जाऊँ उतना ड्राइव मैं कर लूँ। थोड़ा सा सिटी में हम घूम लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला है नहीं। हमारी कोशिश सिर्फ इसको ड्राइव करने की है, जो मैं चीज़ें टेस्ट करना चाह रहा हूँ वो करने की है। उस निष्कर्ष में मैं पहुँच जाऊँ कि मैं जो एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर कर सकूँ अच्छे से। होटल पहुँचते हैं और फिर आपके साथ वो जो है वो चीज़ें सारी मैं शेयर करता हूँ। हमने जो है जितना भी एक्सपीरियंस करना था कर लिया। जो लास्ट अपडेट आपको दिया था उसके बाद तकरीबन हम 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर और चला लिए, तो तकरीबन हम लोगों ने 140 135 40 किलोमीटर के आसपास उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। अब इसकी जो है पॉजिटिव्स जो चीज़ें जो हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं नेगेटिव्स पे आऊँगा। तो अभी रुके रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बताने वाली हैं और वो जानना ज़रूरी है आपके लिए। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो ड्राइव क्वालिटी, कंफर्ट बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। ड्राइव क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको इस गाड़ी को चलाने के बाद शायद दोबारा आइस व्हीकल में बैठने का मन नहीं करेगा। तो ये बात जो है वो मेरे मुँह से आप कई बार पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन फैक्ट है। तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। टाटा के डीलरशिप पे ये गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप लेने का मूड कर रहे हैं तो आप जाके इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, और बिलीव मी आपको ये गाड़ी जो है वो चलाने में बहुत ज़बरदस्त लगेगी। स्मूथ तो ये ऑलरेडी है, नेक्सॉन ईवी अगर आपने चला के अगर देखी है तो, लेकिन ये थोड़ा नया प्लेटफॉर्म है और नए प्लेटफॉर्म का एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। कुल मिला के यहाँ पे एक जो पूरा पैकेज है, टाटा ने जो पूरा पैकेज एज अ पंच ईवी जो दिया है, ये कॉस्ट की बात करें, रिलायबिलिटी की बात करें, रेंज की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो कुल मिला के एक अच्छा खासा पैकेज निकल के आता है। रेंज भी जो निकल के आ रही है वो तकरीबन 280 से 300 किलोमीटर के पास निकल के आ रही है, प्रोवाइडेड हमने इसको ऑलरेडी एक अच्छी खासी जो है इसकी रेग्रेशन टेस्टिंग वगैरह की है। रेग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? जिसमें हमने इसको एक 130 140 भी लेके गए हैं। अगर आप ये ओवरले देख पा रहे हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि 134 हमने मैक्सिमम स्पीड इसमें अचीव किया, 132 भी लेके गए, 134 भी लेके गए। दूसरा हमने इसको जो है वो सडन ब्रेकिंग्स की, सडन एक्सेलरेशन किया। तो आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ईवी में रेंज में काफ़ी मैटर करती हैं। दूसरा इसकी लाइट्स वगैरह का थ्रू हम लोग अभी टेस्ट नहीं कर पाए हैं। जब हमारे पास ये एज अ फ्लीट में आएगी गाड़ी, जब थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आएगी तो हम इसका और ज़्यादा रिव्यू कर पाएंगे कि ये लाइट में जो है रात में दिखने में कैसी हैं। ओवरऑल इनका जो थ्रो वगैरह है वो डिसेंट है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको।
प्लस अब अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। जो भी लाइन से आप सेफ्टी के फीचर्स जानते हैं समझते हैं वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें हैं जो वेरिएंट स्पेसिफिक हैं, यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा हो गया या हिल डिसेंट वाला फीचर हो गया, ये स्पेसिफिक टू रेंज है, एम्पावर्ड प्लस में आपको मिलेगा। लेकिन 6 एयरबैग्स है, ABS, EBT, ESC वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्ड आती हैं। ठीक है, डन हो गया। अब ये आ गई इसकी पॉजिटिव। दूसरा, टायर क्वालिटी मैं स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। टायर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो टायर क्वालिटी जहाँ पर हमने ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस किया वहाँ पर हमने इसको ड्रिफ्टिंग की, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे टर्न्स लिए। टायर एक्चुअली में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, स्किट नहीं मारते हैं, जो है आपको आउट ऑफ कंट्रोल आपकी गाड़ी नहीं जाती है, पूरा टाइम कंट्रोल में रहती है। इवन आप हायर स्पीड, आप बिलीव नहीं करेंगे, 60 प्लस 70 की स्पीड से हमने जो है टर्न्स वहाँ लिए और ये पूरी तरह से स्टेबल रही। हेड्स ऑफ टू द प्लेटफॉर्म एज वेल एज द टायर्स, सो बोथ कंबाइंडली हैज़ गिवन अ वेरी गुड आउटपुट। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसकी चीज़ें आ जाती हैं नेगेटिव के ऊपर। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखिए, हम नेगेटिव जो कोई भी चीज़ होती है ना, वो एक तरह से आप समझ लीजिए सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव वो चीज़ मुझे जानने में नेगेटिव लग रही है क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। आपके लिए हो सकता है कि वो इतनी नेगेटिव ना हो, क्योंकि वो आपको लगता है कि यार ये चीज़ हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगेन नेगेटिव चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके लिए होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सब्जेक्टिव होती हैं। यानी कि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्पेस का एक छोटा सा इशू मुझे लग रहा है कि अभी जो है हमने जो आगे की सीट्स हैं वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई थोड़ा सा लंबा आदमी अगर पीछे बैठेगा और अगर उसने थोड़ी सी सीट और पीछे कर रखी है और अब तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, हालांकि मेरी हाइट के लिए स्पेस की कोई कमी नहीं है, परफेक्ट स्पेस है। यहाँ पे भी परफेक्ट स्पेस है, लेकिन थोड़ा अगर हाइट मैं मान के चलता हूँ कि 5-10 या 6 फुट के आसपास है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सिर जो है उसका टकरा सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। दूसरा, 3 लोग पीछे पूरा नहीं बैठ सकते, 2 ही लोग बैठ सकते हैं। इनफैक्ट तीसरा भी जो बैठेगा वो बच्चा बैठेगा, लेकिन बच्चा कंफर्टेबली बैठ सकता है, उसको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई हम्प आपको नहीं मिलेगा। ट्रांसमिशन जो पाइप रहता है, टनल रहती है, वो सब नहीं मिलता है, वो सब नहीं रहता है, उस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पर्सन भी आराम से यहाँ बैठ सकता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ टेक्निकल चीज़ें जो सबके लिए प्रॉब्लम करेंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव वाली आ गई। अब आ जाते हैं टेक्निकल पे। हर बार तो नहीं, कुछ बार हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, जो मल्टीपल टाइम्स हमने गाड़ी को ऑन ऑफ किया, तो कुछ टाइम पर हमें ये चीज़ फील हुई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, अब मैंने यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट कर दिया इसका। ठीक है, मैंने पूरा टाइम दिया उसको लोड होने के लिए, जो सब लोड हो गया है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्लोअर की स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट वो 7 पे ले आया है। ठीक है, 7 पे है। इस टाइम ब्लोअर की स्पीड देख लीजिए कितनी है। मैक्स ऑन नहीं है, यहाँ पे हमने मैक्स पे नहीं क्लिक किया हुआ है। AC की स्पीड 7 पे है। मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं गाड़ी को कर देता हूँ बंद। गाड़ी बंद हो गई। अब यहाँ पर मैं दोबारा से अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब ये कोई फीचर का पार्ट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि ये एक्चुअली में कोई इशू है या कोई फ़ीचर का पार्ट है। अगर ये फ़ीचर का पार्ट है तो मैं जानने की कोशिश करूँगा टाटा मोटर्स की टीम की तरफ से कि ये क्या चीज़ है। अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लोअर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो चुका है। एक बार तो मैंने आपको ऑन कैमरा भी करके दिखा दिया कि स्पीड कम करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो स्पीड जो है ब्लोअर की जो है वो बढ़ी हुई आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ ब्रेक दबा के जब इसको घुमाता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं इसके डायल को, जो इसका जो सो कॉल्ड डायल है जिसको हम ज्वेल डायल बोलते हैं, वो यहाँ पे कुछ भी मूव नहीं कर। मैंने ब्रेक प्रेस की हुई है, ठीक है, मैंने ब्रेक प्रेस अच्छे से की हुई है और ये डायल जो है ये यहाँ पर टर्न नहीं कर रहा है। तो ये दिक्कत कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती है, कभी कभी आती है। तो ये कहीं ना कहीं अगेन एक सॉफ्टवेयर इशू है जो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ओवर दी एयर अपडेट वगैरह आता है, उससे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा मुझे ये चीज़ दिखी यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो ब्रेकिंग में आपको कोई ऐसा झटका फील नहीं होता, लेकिन एक थोड़ी सी साउंड आती है। अब वो साउंड किस चीज़ की है, दैट नीड्स टू बी फिगर आउट। लेकिन स्मूथ ब्रेकिंग है, गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, गाड़ी कोई लेफ्ट राइट नहीं जाती है, कहीं नहीं घूमती है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन एट द एंड जब ब्रेक पूरी अप्लाई हो जाती है तो हल्की सी एक साउंड आती है। अब वो साउंड किस चीज़ की है वो दैट नीड्स टू बी फिगर आउट। ठीक है, ब्रेकिंग आप हाई स्पीड 80-100 पे भी मैंने उसको ब्रेक अप्लाई किया, परफेक्टली काम करती है। तो वो चौथा जो मैंने टच पैनल की अपने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया था कि सारा कुछ टच में दे दिया है, सिवाय इन 2 बटन्स के। थोड़े से और चीज़ें जो हैं वो फिजिकल बटन्स यहाँ पे स्पेस भी है, दिया जा सकता था, प्रोवाइडेड
कि वो थोड़ा सा इजी टू मेंटेन भी होता है और आप टच करते टाइम गलती नहीं करते। यहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हैं, लेट्स से आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने नीचे नहीं देखा और यहाँ पे कुछ भी क्लिक किया तो हो सकता है कि आपका बूट ओपन हो जाए, या हो सकता है कि आप ओपन कुछ और करना चाह रहे हैं और आपने ओपन कर दिया, यहाँ पे कुछ भी ओपन कर दिया। अभी गाड़ी स्टिल है इसलिए ये सॉकेट आ रहा है, अदरवाइज जब गाड़ी मूविंग पे होती है तो ये वाला जो चार्जिंग सॉकेट का जो ओपन डोर है ये नहीं आता, ये डिसेबल हो जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। टॉप वेरिएंट में सारी चीज़ें आपको मिली रही हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, सिटी मोड। हमने इसको सारी चीज मोड्स में सेट किया। स्पोर्ट्स मोड में तो तूफ़ान बनती है, तूफ़ान चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत बढ़िया भागती है। ऑब्वियसली रेंज उससे काफ़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन अगर आपको गाड़ी को भगाने का शौक है, आप एक्चुअली ईवी के पूरे मज़े लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स मोड एक अच्छा ऑप्शन है। बट कंट्रोल में रहे, क्योंकि जब भागती है तो फिर थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं। तो ट्राई टू ड्राइव इट ऑन सिटी मोड ओनली, सबसे बेस्ट मोड है। माइलेज रेंज भी अच्छी देगा और आपको क्वालिटी भी जो आप चाहते हैं वो मिलेगी। ठीक है, यही कुछ ऐसे नेगेटिव्स थे। इसके अलावा मुझे अभी फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव्स नहीं नज़र आए हैं। एक दो चीज़ें टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो मे बी ओवर द एयर रिजॉल्व हो जाएंगी। उसके अलावा हमने टाटा जो कनेक्ट इनकी ऐप आती है उसके थ्रू भी हमने चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश की। वो भी हमने देखा कि उसमें सारी चीज़ें आती हैं। वो भी एक अच्छी चीज़ है कि टाटा कनेक्ट की जो ऐप है उसमें बहुत सारे आपको जो है एनालिसिस आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मिल जाते हैं, डेटा आपको मिल जाता है। योर बिहेवियर ऑफ ड्राइविंग, आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एनालिटिक्स के थ्रू आपको डेटा मिल जाता है। आप कार स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तो वो भी हमने एक्सपीरियंस किया, वो इट वाज आल्सो वेरी गुड। बाकी ओवरऑल देख रहे हैं गाड़ी बहुत अच्छी है और स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। एक माइक्रो एसयूवी में जितना होना चाहिए उतना सफिशिएंट स्पेस है। अगर आप इसको इसके हायर सेगमेंट से कंपेयर करेंगे तो डजंट मेक एनी सेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लास्ट में बात को ख़त्म करते हैं, बाहर आके ख़त्म करते हैं। सो अब यहाँ पर हम स्टार्ट हमने आगे से किया था, ख़त्म अब यहाँ पे पीछे से करते हैं। अब ये गाड़ी कहाँ प्लेस की गई है समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लेस की गई है टियागो और नेक्सॉन ईवी के बीच में, यानी कि अगर आप उस टाइप के ओनर हैं जो इनको ईवी लेनी है बट बजट नेक्सॉन वाला नहीं है, टियागो लेना नहीं चाहते हैं बिकॉज वो हैचबैक है, एक एसयूवी वाली फील, अच्छी फील वाली गाड़ी चाहिए, देन पंच ईवी विल बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज एक तो प्राइस, आप बहुत से लोग ये कहते हैं भाई तुम्हारे लिए 14 लाख 15 लाख 16 लाख जो है वो एक मात्र है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ, बट ईवी व्हीकल्स की अगर आप देखें तो पूरी रेंज में आपको एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में इसको गाड़ी को एक पैकेज, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, पैकेज बना के आपको दिया गया है। ईवी लेना चाहते हैं, 14-15 लाख के या 16 लाख के आसपास का बजट है, पंच ईवी उठाइए। आप नहीं एम्पावर्ड के लिए लेने जाना चाहते, आप एडवेंचर उठा लीजिए, एम्पावर्ड ले लीजिए। एम्पावर्ड प्लस नहीं लेना चाहते क्योंकि सीधा सीधा आपको उसमें फ़र्क, कॉस्ट का फ़र्क आ जाता है, तो उसमें आप एक 15 लाख की गाड़ी जो है ईवी अपने घर लेके आ सकते हैं। अब आपको ये गाड़ी किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए? अगर आपकी जो रनिंग है वो तकरीबन डेली रनिंग जो है वो 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आसपास है, तो ईवी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है, आप फ्रिक्वेंटली ड्राइव नहीं करते हैं, तो फिर आप उतनी कॉस्ट रिकवर कर नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए एक वो बन जाएगा कि बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ कैशबैक व्हेन यू ड्राइव इट मोर। तो ज़्यादा चलाएंगे, ज़्यादा बचत करेगी, तो वो वहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो निकल के आती है जल्दी। दूसरा, यहाँ पर ग्रीन एक आपको एनवायरनमेंट तो ये देती ही देती है, पॉल्यूशन कम रहता है और आपकी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। फ्यूचर आपके जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा बन सकता है अगर हम लोग सब लोग ईवी पे आ जाएं। हालांकि एक काफ़ी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, बट येस, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग ईवी यूज़ करें तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। अभी राइट नाउ हम लोग बेंगलोर में हैं, अभी इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अराउंड 100-110 के आसपास है। दिल्ली को बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम लोग हमेशा 400-500 देखते हैं, तो 100 तो हमारे लिए डेफिनेटली अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अगर यहाँ पर हम ईवी को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में हम एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने बच्चों को, अपने आप को दे सकते हैं। सारी चीज़ें कवर हो गई भाई, बचा है कुछ तो बता दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो। वापस गाड़ी फिर कभी आएगी हमारे पास चलाने के लिए फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और तसल्ली से और डिटेल में वीडियो बनाएंगे इसका। बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो हमें आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, एक चीज़ और मैं बता दूं, टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स के साथ भी हमारा एक वीडियो है जो इसके बाद आएगा। आपके क्वेश्चंस को उनसे पूछा है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसका आंसर भी किया, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसका वॉक अराउंड वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।